गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं नीलकंठ लेसन से आगे का पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। और उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ मोर के चित्र दिखाने जा रही हूँ कि जैसे आप देखो एक मोर का चित्र है और इसमें इसकी गर्दन नीली है। तो आगे उन लेखिका ने इनका जो नाम था वो नीलकंठ रखा, नीली गर्दन थी उसकी उस मोर की, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने नीलकंठ रखा। और इस आप एक चित्र देख रहे हो जिसमें मोर और मोरनी दोनों का चित्र दिया हुआ है। मोरनी के पंख इस तरह से नहीं होते, जैसे मोर के लंबे पंख होते हैं और मोरनी के पंख बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये दो चित्र थे मोरनी और मोर के, वो मैंने आपको प्रदर्शित किए यहाँ पर। अब आगे मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। हम इसे पढ़ रहे हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा, या नामकरण हुआ राधा। ठीक है, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, मतलब वो सबके हेड बन गए। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता, नाखूनों से। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आंत्र क्रंदन न करने लगते, मतलब अंदर से चिल्लाने नहीं लगते, तब तक उन्हें उधर ही लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता। कर्णभेद मतलब कान फट जाते या कट जाते। ऊपर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समय ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। मतलब वो सबको दंड देता था, लेकिन क्या होता था, सबको दंड देने का उसका उद्देश्य था कि ये सब लोग क्या रहें, अच्छे रहें। मतलब कुछ अच्छे संस्कार मतलब अच्छी चीज सीखे उनका। मैंने आपको बताया था जैसे कि मानवीकरण हुआ। मानवीकरण में क्या होता है, वो अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, तो वह उस हद तक उनका मानवीकरण करता है। तो इस तरह से वो उनको बहुत स्नेह भी करता था। प्रायः वह मिट्टी में पैंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओल सा खेल खेलते रहते, मतलब छूना भागना इस तरह से। ऐसी ही स्थिति, किसी स्थिति में एक सांप जाली के अंदर पहुंच गया। अब जब ऐसा कुछ चल रहा था तो एक दिन एक सांप जो था वो जाली के अंदर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब जो था एक शिशु खरगोश जो था वो सांप की पकड़ में आ गया। तो क्या हुआ, क्या देखा गया कि निगलने के प्रथम में सांप ने उसका क्या कर दिया, प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, और शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर इतना तीव्र निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सकता था। वो चिल्लाया जोर से। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसके मंद स्वर की व्यथा पहचानी। व्यथा मतलब उसके स्वर में दर्द था, उसने उसको पहचाना, और वह पूंछ पंख समेट कर सब सर से एक झरपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको चेतना का मतलब होता है वह सजग रहता था, हमेशा सचेत रहता था, हमेशा चौकन्ना रहता था, हमेशा कि कहीं कोई गड़बड़ हुई तो मैं उसे देख लूंगा, मतलब हमेशा वो चौकन्ना रहता था। तो इस तरह से वह चौकन्ना रहकर उसने यह काम किया। उसने उसको मारा नहीं सांप को, क्योंकि यदि मारूंगा तो वो जैसे इधर मारेगा वैसे ही वो खरगोश को मारेगा, और खरगोश को मारने से उसका दांत उसके मुंह में गड़ेगा। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच में इतना प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा, मतलब बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अपनी मतलब जो
तो आवाज थी उसकी, धीरे धीरे मतलब अपने को बताना, अपनी बुद्धि से उसने क्या करा, सबको वहां पर क्या कर दिया, बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी घटना है। हालांकि वो बीच में नीलकंठ के बीच में नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सबको आगाह कर दिया, सबको बता दिया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि वो हमेशा उसके साथ रहती थी और किसी न किसी तरह से वह उसकी क्या करती थी, सहायता करती थी। तो इस तरह से उनका आपस में जो था वो संबंध बहुत अच्छा था या घनिष्ठ था, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जो उसने अपनी आवाज में बोला, के का मतलब होता है आवाज, उसने अपने आवाज में बोला, जैसे पीहू पीहू करके जो आवाज देते हैं मोर, तो वैसी आवाज में उसने इस तरह का स्वर प्रदर्शित किया। ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी आवाज बताई और वहां तक पहुंचा दी अपनी आवाज, घटना की सूचना दे दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। अपने पंखों के नीचे उसको उसने बैठा लिया और उसको गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना? कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय जो थे वो भगवान शिव के प्रथम पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और उनका जो वाहन था वह मोर था, मयूर था, है ना। तो यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। कहने का मतलब उन्होंने क्यों चुना उसको, तो उन्होंने इसलिए चुना कि वह बहुत अच्छे स्वभाव का भी है और साथ ही सुंदर भी है। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। कालप्रिय मतलब वो जब समय आता है काल को खाने वाला, यानी मृत्यु को खाने वाला है, कठिनाइयों को मतलब दूर करने वाला है, लेकिन वो हमेशा किसी को मारता नहीं है। इसी ने उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इनका जीवन में क्रूर कर्म है। इन जिनका जीवन ही मतलब बाज और चील जो केवल मारते और खाते हैं, किसी को भी मारना और खाना उनका काम है। लेकिन मोर उन्हीं के उसमें आता है, लेकिन फिर भी उनके साथ उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि मोर जो है वो हिंसक पशु पक्षी नहीं है, वह किसी को जबरदस्ती नहीं मारता है। नीलकंठ में उसकी व्यक्तिगत जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। नीलकंठ में तो उसकी जो जाति के अनुसार उसकी विशेषताएं की सुंदर दिखना और मतलब नम्र होना और हिंसक नहीं होना और दूसरों की मदद करना, ऐसा तो पक्षी है वो। साथ ही उसका मानवीकरण किया गया, मतलब वो दूसरों का दुख जो है वो सहन नहीं कर पाता और उसने दूसरों का दुख जो है वो दूर करने का मतलब काम करता था वो। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाया करता था। मतलब कहने का कि वह ऐसा नहीं था कि मतलब कैसे भी डांस कर लिया, जैसे डांस का एक तरीका होता है ना, आपको भी मालूम है कि डांस का एक तरीका होता है, तो वो उसी प्रकार से डांस करता था। जब बादल छाते थे तो अपने पंखों को फैलाकर और क्या करता था, अच्छा डांस करता था। तो इस तरह से मतलब उन्होंने उसका मानवीकरण किया महादेवी वर्मा ने, और उनको मतलब एक मानव के रूप में व्यक्त किया कि हाँ भाई मानव भी कुछ इस तरह की होती। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाचती थी। मतलब कहने का कि जो राधा थी वह नीलकंठ के समान नहीं नाचती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था, वो भी लय और तरीके के साथ नाचती थी। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, ट्रिक मतलब एक तरीका। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूर्ण काल ताल परिचय मिलता था। मतलब उसकी एक चक्कर लगा लेती थी वो, किसका, मयूर का यानी मोर का, नीलकंठ का एक चक्कर लगा लेती थी। और साथ ही चक्कर लगाने के साथ भी वह ऐसे चक्कर नहीं लगाती थी कहीं भी घूम गई, आगे पीछे घूम गई, कहीं पहले घूम गई बाएं, नहीं, पहले दाएं फिर बाएं, इस तरह से घूमती थी वो। ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम अगले उस पे। समझ लिया कि उनका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। जब वह ऐसा डांस करता था तो जो लेखिका थी वो उन्हें देखती थी, तो को ऐसा लगता था जैसे ये हमारा डांस पसंद करती है। तो वो क्या करते थे, डांस पसंद करती है तो वो जानबूझकर उनके सामने आते थे और ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते थे कि हमको अब डांस करना है, ऐसा करके।
तो खड़ा हो जाता था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देश विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो उठता था कि वाह, मतलब मैं आया तो मेरे सामने ये जो मोर है वो इस तरह से आके खड़ा हुआ। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था कि देखो मुझे ये मोर भी जो है वो कितने सम्मान दे रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और आश्चर्यचकित होकर वो उनको देखने लगता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, परफेक्ट जेंटलमैन बना दिया। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विस्मार को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता। कहने का मतलब उसकी इतनी तीखी चोंच से वो जब सांप को मार सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, तो जब वो मेरे हाथों से यदि दाने लेता और उनको वो खाता तो मुझे मतलब हो सकता है कि मेरे हाथों में भी रेशे पड़ जाते, लेकिन वो इतने प्यार से, इतने धीरे से, इतनी कोमलता से खाता कि कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता था और मुझे हंसी भी आती थी कि देखो उसको पता है कि मेरा जो चोंच है वो इनको नहीं लगना चाहिए। किसको लगना चाहिए वो उसको मालूम था, लेकिन इनको नहीं लगना चाहिए वो उसे ज्ञान था। तो यही चीज फलों के वृक्षों से अधिक उससे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब उसको फूल के जो पौधे थे वो बहुत अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे, और खुश होता था वो उनको देखकर। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, तब अशोक नए पल्लवों से ढक जाता था, यानी पत्तियों से ढक जाता, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो जाता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब ये सब चीज खुशनुमा माहौल देखकर वो बहुत खुश हो जाता था हमेशा, और इस कारण उसे क्या करना पड़ता था, बाहर छोड़ देना पड़ता था। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय वस्तु ऋतु जो वर्षा ही थी। मेघों में उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अगूंज तीव्र में तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए का सोपान पंक्ति बनने लगती। आपको ये थोड़ी सी भाषा कठिन लगेगी, लेकिन क्या है इसका मतलब क्या है कि जब वर्षा ऋतु आती थी तो उनकी जो आवाजें थी, पीयू करने की आवाज थी, वो इतनी तेज हो जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे बादल घिर आते थे तो उनकी आवाज तेज हो जाती थी। तो ऐसा लगता था जैसे कि अब इनकी तेज आवाज के कारण ही बारिश हो जाएगी और पानी गिरेगा। मतलब पानी का एक लय बन जाता था कि अब पानी धीरे धीरे एक ही रेखा में नीचे आएगा। इस तरह से उनकी यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ हो जाता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता चला जाता। जैसे जैसे बारिश तेज होती, गर्जना तेज होती, बादल तेज आते, तो जो मोर का डांस था वो भी बढ़ता चला जाता, तेज हो जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता, और उसकी जो पीहू की आवाज है वो बहुत कम हो जाती, बहुत ही कम। वो पीहू पीहू नहीं बोलता, वो सिर्फ डांस करता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, तरीका उनके सुखाने के गीले पंखों का। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। उनका तरीका, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। उनका कहने का मतलब जब ये सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ऐसा अच्छा चल रहा था, तब एक अचानक कौन आ जाता है जिसकी वजह से सब कुछ, उनका जो माहौल था, इतना खुशनुमा माहौल था, वो खराब हो जाता है। क्या हुआ था देखिए। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश खोने से निकलना पड़ा, मतलब वो जो अपनी जगह है उससे निकलना पड़ा, तो उसकी जगह से वो निकले। अब निकले तो मतलब वहां की जगह से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस प्रकार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। मतलब मैं पिंजरे को नहीं देख रही थी, मैं उनको ही देख रही थी। बड़े मियाँ उनको ये देते थे, पक्षी देते थे, तो वो उनको देख रही, मतलब उन पक्षियों की ओर नहीं देखना चाहती थी, बल्कि वो किन की ओर देखना चाहती थी, वो उन बड़े मियाँ को देखना चाहती थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। अब उन्होंने देख लिया कि एक मोरनी जो थी वो बड़े मियाँ के पास पड़ी थी, और उस मोरनी का जो देखा उन्होंने, केंद्र बनाया, देखा उसको,
मोरनी राधा के समान ही थी। उसने मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मतलब पैरों का जो पंजा था ना वो। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। अब वो फिर शुरू हो गए। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती? आप नाई होती तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश, उन्हें इतनी बात बताई, कहने का मतलब है कि वो इन्हें बेचना चाहता था। सारांश है कि 7 रुपए देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तभी उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा जो थी, एक्चुअली नाम कुब्जा उसके लिए प्रदर्शित किया जाता है जो मतलब थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का, थोड़ा सा रूड नेचर का होता था, उसका नाम ऐसा कुब्जा रखा जाता था, कुछ था ऐसा। तो उनका उसका स्वभाव भी इसी तरह था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही तो मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह भी थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ नहीं रहना साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, मतलब वो नीलकंठ को पसंद करती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा के को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया। राधा के जो अंडे थे वो उसने फोड़ दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम शाखों पर छिपा रहा, मतलब उसने उसको भी मार दिया, राधा को भी। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरा दाना ले जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैंने आशा रखती थी कि थोड़े दिन बाद सबका मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी वह न उठने को संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों, उसका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न कोई उसे बीमारी हुई थी, न रंग बिरंगे फूलों के स्तंभक जैसे शरीर पर कोई चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई जहाँ गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित चंद्रिकाओं से बिंबित मर गया था। चंद्रिकाओं से बिंबित गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरह, मतलब उसके पंख जो थे वो इतने फैल गए थे उस पानी में कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पानी पर पूरे पंख ही पंख हैं। नीलकंठ से न रहने पर राधा तो निश्चय से कई दिन तक कोने में बैठी रही, मतलब राधा नहीं खत्म हुई थी, लेकिन जो अंडे थे फोड़ दिए और उसके पास नहीं आने देती थी, तो उसको बहुत बुरा लगा। वह कई बार भागकर लौट आया। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चित सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव, मतलब उसको लगा था कि नीलकंठ जो है वो आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा मेरे पास। यह सोच विचार करके बेचारी राधा जो थी उनके पास बैठी रहती, मतलब उसकी प्रतीक्षा करती रहती उसके द्वार पर और दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज में क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, अचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरती की थी कि कजली यानी अशेषन कुत्ती सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस प्रकार कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम से भरा जीवन न बचाया जा सका। परंतु इस 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब हम पक्षियों को निर्दयता से यदि मारते हैं तो गलत है, उनमें भी मानवीयता होती है, मतलब मानवीयता का एक दर्शन होते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी उसी किसी झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती, मतलब राधा भी उसका रास्ता देखती रहती और इस तरह से उनकी जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। तो ये इस तरह से आपका लेसन था।